दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2। और यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग एक क्लास को पहले ही देख चुके हैं, मतलब आपको एक क्लास पहले ही करा चुके हैं। आज यहाँ पे सेकंड क्लास है, तो इसको भी आपको काफी अच्छे से समझाएंगे, सारा चीज प्रॉपर आपको बताएंगे। जितनी आसान भाषा में यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं, ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे पूरे आसान भाषा में आपको समझाए। आपके लाइफ से ये चैप्टर जो है रिलेट करती है, मतलब आप जिसको हर दिन देखते हैं, आपके पापा मम्मी कहीं ना कहीं बाहर कुछ ना कुछ काम करते होंगे, ऑफिस में या फिर कहीं पे कोई भी फैक्ट्री वगैरह में, तो आपके पापा मम्मी या फिर आपके कोई भी रिश्तेदार लोग काम करते रहते हैं, तो उन सब से रिलेटेड ही यहाँ पे ये जो है पूरे चैप्टर है। या फिर आप आगे जो काम करोगे, आपका मान लीजिए कोई बिजनेस होगा या फिर आप कोई एक फैक्ट्री कोई भी एक कंपनी में काम करेंगे, तो वहां पे किस अनुसार वो व्यवस्थित किया जाता है, प्रबंध को स्थापित किया जाता है, बेसिकली इसी बारे में इस चैप्टर में बात करना होता है, यहाँ पे बात किया गया है। तो आपको काफी मजा भी आएगा इस चैप्टर में, और एक क्लास को आप पहले अगर देख चुके हैं तब तो काफी पसंद आएगा, मतलब आपको सारा चीज समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखें तो मेरा ये मानिए कि आप पहले पहला क्लास को देख के और फिर आप ये क्लास को देखने आइए। चलिए दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर 2 है। इसमें आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। बस आपका एक काम है कि आप एक कॉपी और एक पेन दोनों आप लेके बैठिए साथ में, और कुछ कुछ पॉइंट अगर हम नोट कराते हैं तो उसको आप लिखते चलिएगा। और साथ में आपको एक बात और बता देते हैं कि आपका पूरा माइंड जो है यहाँ कंसंट्रेट होना चाहिए, आपको प्रॉपर यहाँ पे देखना होगा। बिजनेस स्टडी एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लास 12th कॉमर्स में अगर बिजनेस स्टडी की बात करें तो मार्क्स उठाने के लिए, अगर मार्क्स आप लाना चाहते हैं अपने बोर्ड में, तो बिजनेस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब बिजनेस स्टडी का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। 100 मार्क्स का पूछा जाता है और काफी आसान है। जब आप फर्स्ट चैप्टर अगर समझ गए होंगे तो आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 मतलब आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आप सही से तैयारी करिए, सही से पढ़िए। जहां कोई डाउट होगा आप डाउट पूछिए और यहां से अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे टॉपिक जो आती है हम लोग के पास, अगला जो टॉपिक है वो है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब क्या होती है ये आपको पहले ही बता चुके हैं। वैज्ञानिक मतलब क्या होता है, विशेष ज्ञान, और प्रबंध का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को उत्तम तरीके से करना। तो किसी भी उत्तम तरीके से कार्य को करना, और वो किसके पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से, उससे वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। हालांकि इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में आपको पहले बता चुके हैं। आप अगर पहला लेक्चर देख चुके होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आज हम वही देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत क्या होती है। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। सिद्धांत का वो मतलब होता है जो कि एक प्रिंसिपल दे दिया गया है कि आपको ऐसे काम करना है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया, ठीक है, इंडिया मतलब क्या होता है, भारत। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे पेन मतलब क्या होता है, कलम। तो अब यहाँ पे ये क्या हुआ, क्यों आखिर पेन मतलब कलम ही रखा गया। पेन मतलब हम कुछ और रख लेते ना, पेन मतलब शर्ट रख लेते, या फिर पेन मतलब हम कुछ और, मतलब जैसे अगर कोई भी देश का नाम, मतलब कुछ भी हम रख सकते थे। पेन मतलब हम यहाँ पे पेंसिल भी रख सकते थे, आईना रख सकते थे, कुछ और रख लेते हैं। तो यहाँ पे आखिर क्यों पेन मतलब कलम ही रखा गया। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली सिद्धांत है। ये यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल हुआ कि आपको ये मान लेना है, आपको इस तरीके से समझ ही लेना है। प्रिंसिपल ये है, हालांकि सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होती है। प्रिंसिपल जब भी बनाया जाता है, सिद्धांत जब भी बनाया जाता है, उसके पीछे गहन शोध होती है, अलग अलग जो कठिनाई आती है उसके अनुसार पे कोई भी सिद्धांत को बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसके सिद्धांत को हम लोग देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध किस आधार पे चलती है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है विज्ञान ना कि अंगूठा नियम। विज्ञान ना कि अंगूठा राज या अंगूठा नियम। यहाँ पे देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध का पहला जो सिद्धांत है और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। वैज्ञानिक प्रबंध बेसिकली ये बोलता है कि सब कुछ जो भी व्यवसाय में होना चाहिए, व्यवसाय या फिर कोई भी अन्य कार्य में भी, तो उसमें जो है वैज्ञानिक प्रबंध के माध्यम से होना चाहिए, मतलब विज्ञान के माध्यम से होना चाहिए। ये नहीं कि अंगूठा छाप आया कोई और कुछ ज्ञान दे गया तो उसको मान लेना है। मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ अगर लॉजिक है, वैज्ञानिक संबंध है उसका, तब जाके उस बात को हम मान सकते हैं। जो हमारे पुराने विचारधारा थे, रूढ़िवादी जो विचारधारा थे, या फिर कोई और विचारधारा जो थे प्राचीन काल से जो चलती आ रही है, उन मान्यताओं को हम देखेंगे कि वो विज्ञान पर आधारित है। आखिर अगर है
तब उसको रहने देंगे, अगर नहीं है तो उसको उस विचारधारा को नष्ट करके नया विचारधारा, नवीन विचारधारा हमें लानी होगी बिजनेस में। तो यहाँ पे विज्ञान ना कि अंगूठा नियम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे यही हो गया कि विज्ञान के आधार पे चलना है, अंगूठा छाप या फिर अंधविश्वास के पीछे नहीं भागना है। उसके बाद यहाँ पे चलिए सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट है मैत्री ना कि मतभेद। यहाँ पे मैत्री ना कि मतभेद होता है। मैत्री का मतलब क्या होता है? एक साथ मिलजुल के काम करना, दोस्त बन के काम करना, मित्रवत रह के काम करना, फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंडली बन के कोई भी वर्क को कंप्लीट करना। तो यहाँ पे मैत्री हमेशा बनाए रखना है, सब में जो है समन्वय स्थापित करके रखना है। मतलब अलग अलग जो कर्मचारी हैं या फिर अलग अलग स्तर पे जो लोग हैं या फिर अलग अलग जो मशीन है, तो उन सब में क्या रहनी चाहिए? सब में जो है समन्वय स्थापित होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी कर्मचारी है तो एक कर्मचारी दूसरे से, एक कर्मचारी ए जो है वो दूसरे बी से ईर्ष्या ना करे, हेट ना करे। तो यहाँ पे ये चीज को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पे मतभेद नहीं होना चाहिए। मतलब सब अगर मिलजुल के काम करेंगे तो क्या होगा, किसी को एक चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, वही दूसरे कर्मचारी बी जो है उसको नॉलेज है, तो वो जाके उसको बता सकता है कि नहीं भाई तुम जो काम कर रहे हो ना, इसको अगर इस ढंग से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैत्री ना कि मतभेद, यहाँ पे जो मालिक होते हैं और जो श्रमिक होते हैं उस दोनों में भी मतभेद नहीं होनी चाहिए, उस दोनों में भी जो है सहयोग की भावना होनी चाहिए, मैत्रीपूर्ण वहां पे उनका संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गई। तो दो सिद्धांत आप यहाँ पे देख लिए, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे विज्ञान ना कि अंगूठा नियम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं, इसकी विवेचना करें, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं ऑब्वियसली। और यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है इसको भी समझ गए, साथ मिलकर काम करना है। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। यहाँ पे सहयोग की भावना हर किसी में होनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करे, कोई भी व्यक्तिवाद को प्रमोट ना करे। मतलब जो एक व्यक्ति पर ही मतलब जो है उसको काफी ज्यादा इज्जत दिया जा रहा है, वही दूसरे व्यक्ति को काफी इज्जत नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, सबको जो है समान रूप से देखना चाहिए। और मालिक का भी ये हक होता है कि एक श्रमिक को ज्यादा पैसा ना देकर सबको समान पैसा दे, अगर सब सही तरीके से काम करती है। हाँ, ये हो सकती है कि एक श्रमिक जो है, मान लीजिए एक जो मजदूर है वो सही तरीके से काम करता है और जल्दी करता है और काफी फुर्तीला भी है, और मतलब सही परफेक्ट जिसको एक लेबर की जरूरत थी वो पूर्ण करता है, वो मतलब उसमें वो दिखता है, तो हो सकता है उसके लिए पैसा एक्स्ट्रा दे सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब सबको उल्टा पुल्टा मतलब एक के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसमें भी मानवता होती है, तो उसके मानवता का ख्याल रखना होता है। तो मतलब हमेशा सहयोग की भावना होना चाहिए, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे अगला जो है चौथा पॉइंट, वो है सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। देखिए ये जो है वैज्ञानिक प्रबंध, ये वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में क्या होती है, वैज्ञानिक प्रबंध जो होता है सीमित उत्पादन का हमेशा विरोध करती है। ये हमेशा ये चाहती है कि असीमित उत्पादन हो, मतलब अनलिमिटेड जो है प्रोडक्शन हो। मतलब अगर जो है ज्यादा उत्पादन होगा, इसके अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार ज्यादा जो है उत्पादन होगा तो उससे क्या होगा, एक व्यवसायी को ज्यादा लाभ होगी, और जब लाभ ज्यादा होगी तो जो मालिक रहेंगे, जो व्यवसायी के, उनको, और जो श्रमिक रहेंगे उनको, सभी को प्रॉफिट होगी, सभी को लाभ होगा। और लाभ जब अधिक होगा तो ये जो है मतलब एक जो दिक्कत आती है लाभों का वितरण, ये जो है समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। यहाँ पे जो है पहले जो था, जब वैज्ञानिक प्रबंध नहीं अपनाए थे तब जो होता था सीमित उत्पादन होता था। मतलब उत्पादन जो था एक लिमिटेड मात्रा में हुआ करता था। मान लीजिए जैसे अगर 1000 टी शर्ट का निर्माण हो रहा था, अगर टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, 1000 टी शर्ट का निर्माण हो रहा था, लेकिन अब जो है वैज्ञानिक प्रबंध अपनाया गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे असीमित, कभी 10,000 हो जाता है, कभी मतलब 12,000 हो जाता है, कभी 20,000 हो जाता है, कभी 11,000 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, चेंज होते रहता है, मतलब असीमित रहती है। मतलब किसी दिन ज्यादा मजदूर आई, किसी दिन ज्यादा मजदूर जो है एब्सेंट नहीं लिया, तो अच्छा खासा उत्पादन हो जाता है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंध में ये चीज अपनाया जाता है, इसका ये भी सिद्धांत हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे पांचवा देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का चरम कुशलता एवं संपन्नता तक विकास। मतलब जो भी व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति, मान लीजिए एक कंपनी में ए, बी, सी, डी, ये सब व्यक्ति है, ये सब कर्मचारी है, श्रमिक है जो कि काम करता है। अभी यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति हुआ, प्रत्येक व्यक्ति हुआ ए, बी, सी, डी।
इसका जो है चरम कुशलता एवं संपन्नता तक विकास, ये जितना ए सीख सकता है, ये जितना सीख सकता है, मान लीजिए इसका भर्ती हम किए, इसका भर्ती किसके द्वारा किए, वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा किए, कि देखें कि इसमें वो गुण है या नहीं है, जो हमें काम चाहिए, जिसके लिए हमें जरूरत है, वो गुण ए में है या नहीं है। अब ए को लिए, अब इसको दिए हम लोग एजुकेशन दिए, शिक्षा प्रदान किए, प्रशिक्षण करवाए कि इसको जो है कैसे काम करनी है, तो ये हो गई। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई, उसके बाद एजुकेशन इसको मिल गया, फिर क्या होगा, अब इसको जो है हमेशा जो है गाइड करने के लिए एक आदमी दे दिए, कि एक आदमी जो है इसको हमेशा गाइड करते रहेगा। जी जो है, एक जी आदमी जो है ये डी को भी गाइड करता है, सी को भी, बी को भी, ए को भी, तो सभी को एजुकेशन दिए, ए बी सी और डी सभी को एजुकेशन दिए और सभी को गाइड करने के लिए भी एक व्यक्ति दे दिए। तभी यहाँ पे क्या होगा, ये गाइड करते रहेगा और इसको प्रशिक्षण मिला, तो इससे क्या होगा, ये जितना कुशल बन सकता है, जितना अधिक कोई भी चीजों को, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज का है व्यवसाय है, उसमें क्या होता है, अगर जो कर्मचारी अगर होती है उसको सभी की उसका नॉलेज सही से होता है, वो जल्दी काम कर लेता है, वो कुशलता से काम कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। तो वैज्ञानिक प्रबंध के ये जो 5 सिद्धांत है, ये आपको होप क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक थी जो आपको समझ में अब आ गया है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक है, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक है। चलिए ये भी टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तकनीक का मतलब क्या हुआ, तकनीक का मतलब हुआ वैज्ञानिक प्रबंध जिसके माध्यम से अधिक प्रभावशाली हो, वैज्ञानिक प्रबंध जो है जिसके माध्यम से अधिक प्रभावशाली हो, मतलब उसको जो है लागू करने में, तो यहाँ पे तकनीक का से वो है। देखिए आपके बुक में भी ये चीज लिखा हुआ है, जो भी हम आपको बोले हैं, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों से आशय उन सभी विधियों से है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंध को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध को जिस ढंग से लागू किया जा सकता है, जिस विधि से लागू किया जा सकता है, उसे जो है वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक जो है, यहाँ पे 5 हम लिखे हैं, हालांकि 1-2 और है, आप अपने बुक से देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको समझिए, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ज्यादातर चांस है कि आ जाता है। यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें क्या है, तो एक विधि होती है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंध को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाता है। अब इसमें जो पहला पॉइंट है कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन। यहाँ पे जो है कोई भी कार्य किया जाए तो उसको वैज्ञानिक ढंग से अपनाया जाए, मतलब उसको वैज्ञानिक तरीके से जो है उसका अध्ययन किया जाए। और टेलर जो है हमेशा इस चीज को देखते थे कि मतलब कोई भी कार्य अगर किया जा रहा है, अगर उसको वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो वो जल्दी संपन्न होती है। और उसके अध्ययन में जो है यहाँ पे टेलर जी जो है वो यहाँ पे 4 अध्ययन बताए हैं, 4 इसके नियम बताए हैं। देखिए पहला जो है समय अध्ययन है। कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार जो है अध्ययन को कितने भागों में बांटे हैं, ये प्रयोग को जो है 4 भागों में बांटे हैं। पहला जो है समय अध्ययन, दूसरा गति अध्ययन, और तीसरा थकान अध्ययन, और चौथा कार्य विधि अध्ययन। आइए जानते हैं एक एक करके इसका मतलब क्या होती है, इसका समय अध्ययन किसे कहते हैं, गति अध्ययन किसे कहते हैं, थकान अध्ययन किसे कहते हैं, और कार्य विधि अध्ययन किसे कहते हैं। देखिए इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहती है, तो निश्चित रूप से ये टॉपिक आप बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से भी आप समझिए। देखिए समय अध्ययन में बेसिकली ये देखा जाता है कि कोई एक काम को करने में एवरेज औसतन समय कितनी लगती है, इसमें बेसिकली समय को ज्ञात किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए एक बुक प्रिंट करने की कंपनी है, एक जो है बुक प्रिंट करने की वेबसाइट चला रहा है कोई भी, ठीक है, वो प्रिंट करता है बुक। अब यहाँ पे इसमें क्या हुआ, एक तो सबसे पहला हो गया टाइपिंग, एक क्या हो गया, टाइपिंग का हो गया पहला स्टेज आपका। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या आएगा, सेकंड स्टेप आएगा यहाँ पे उसको प्रिंटिंग का, इसका काम एक जो है ये हो गया सेकंड स्टेप प्रिंटिंग का। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आएगी, थर्ड स्टेप आएगी बाइंडिंग का। तो यहाँ पे ये हो गई 3 स्टेप में यहाँ पे बुक पूरा प्रिंट होके मतलब तैयार हो गया। ये पहला स्टेप में जो है मान लीजिए 10 मजदूर को रखा गया और इसमें से बोला कि कौन जल्दी जल्दी टाइप कर लेता है। मान लीजिए एक पेज पूरा जो है 200 वर्ड था, उसमें से 10 मजदूर लगाया गया, 10 मजदूर यहाँ पे बोलो या फिर जो भी बोलो, 10 कर्मचारी बोलो, 10 कर्मचारी को लगाया गया इसमें और सभी को दिया गया कि कौन पहले कर लेता है। तो इसमें से उसका औसतन समय निकाल लिया गया कि सभी में से जो कर रहे थे उसका औसतन समय निकाल लिया, मतलब जो है ये 1 आवर में जो है 1 आवर में जो है कोई भी कर लेता है इसको। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग वाला में अगर बात करें तो इसमें भी 10 कर्मचारी को लगाया गया और इसमें देखा गया कि ये जो है 2 आवर में ये कंप्लीट कर लेता है, औसतन समय निकाला गया।
उसके बाद देखिए बाइंडिंग वाला में भी देखा गया कि यहाँ पे 1 आवर में जो है इसमें 10 कर्मचारी लगाया गया और देखा गया कि 1 आवर में सब कर लेता है। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको, मतलब यहाँ पे 4 घंटे में 4 आवर में जो है यहाँ पे पूरा बुक जो है एक तैयार हो सकती है। तो यहाँ पे यही जो है औसतन समय निकाला जाता है समय अध्ययन में। और यहाँ पे समय को कैसे कम किया जाए, कोई भी काम को करने में जो टाइम लगती है उसको कम कैसे किया जाए, इसके लिए कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यही समय अध्ययन होती है। उसके बाद देखिए थकान अध्ययन क्या होता है, सॉरी पहले गति अध्ययन को समझिए। गति अध्ययन क्या होती है, पहला समय अध्ययन होता है फिर गति अध्ययन होता है। तो गति अध्ययन में देखिए क्या होती है, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी काम को करने में कितना गतिविधि होती है, जो गतिविधि होती है उसको कम करने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है कि कितना हाथ पैर चल रहा है। जैसे मानिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम इधर से उधर चल रहे हैं, अभी इधर से उधर चल रहे हैं, कभी हाथ से आपको समझाते हैं, कभी इस पे लिखते हैं। तो इस सब में क्या होती है, इस सब में गतिविधि होती है। इसमें क्या होती है, इसमें जो है हमारा शरीर का मूवमेंट होता है और उतना जल्दी जितना ज्यादा गतिविधि होगा, मान लीजिए हम इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर हम चलते रहेंगे हमेशा, तो क्या होगा, यहाँ पे थकान ज्यादा महसूस होगी, तो जल्दी हम थक जाएंगे। तो यहाँ पे गति अध्ययन में वही चीज अध्ययन किया जाता है कि एक काम को करने में कितनी गतिविधि लगती है और उस गतिविधि को कैसे कम किया जाए, जितना हिलना डुलना पड़ता है उसको कैसे कम किया जाए ताकि जो है एक कर्मचारी जो रहे वो कम थके। तो यहाँ पे गति अध्ययन में बेसिकली ये अध्ययन किया जाता है, गति निकाला जाता है। फिर थकान अध्ययन में बेसिकली ये होता है कि थकान अध्ययन में कोई भी काम कोई भी कर्मचारी एक लंबे समय तक काम करने के बाद क्या होता है, वो थक जाता है, वो बहुत ही थक जाता है। और उसके बाद वो जिस लेवल से स्टार्टिंग में जब आया, मान लीजिए एक दिन का शुरुआत हुआ और वो अपने घर से ड्यूटी पे आया, उस समय शुरुआत के 4-5 घंटे वो सही से काम करता है क्योंकि खा पी के आया, एकदम माइंड शांत है। उसके बाद बहुत देर काम करने के बाद वो थकने लगता है, उसका दिमाग थकने लगता है, उसका शरीर थकने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो सही तरीके से फिर उसके बाद काम नहीं कर पाता। जिस लेवल से पहले काम कर रहा था, जितना फुर्ती के साथ 4-5 घंटे किया, उतना फुर्ती के साथ अब जो है टाइम काम नहीं कर पा रहा है। इसके लिए यहाँ पे थकान अध्ययन रखा गया। थकान अध्ययन में यही चीज को देखा गया है, इसको कम कैसे किया जाए, मतलब जो व्यक्ति है वो पूरे दिन फुर्ती के साथ कैसे काम किया जाए। तो यहाँ पे टेलर जो थे, ये सब अध्ययन टेलर जी का है, बिल्कुल ये सब टेलर जी यहाँ पे ये सब जो है नियम दिए थे। यहाँ पे थकान अध्ययन में बेसिकली ये देखा गया कि जो मजदूर या कर्मचारी जो हैं वो थक जाते हैं, उसको कैसे कम किया जाए। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखा गया कि अगर जो है मान लीजिए अगर 10 घंटे का ड्यूटी है, 10 घंटे का अगर ड्यूटी है, 10 घंटे का अगर ड्यूटी हुआ तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, पहला 4 घंटा और उसके बाद हम यहाँ पे 5-5.5 घंटा यहाँ पे 2 शिफ्ट में डिवाइड कर दिए। अभी यहाँ पे इसके बीच में जो है 30 मिनट बचती है, तो 30 मिनट का हम रेस्ट का टाइम दे दिए कि रेस्ट कर लो। जो भी कर्मचारी मानिए घर से आया और 4 घंटे वो काम करेगा और उसके बाद जो है वो रेस्ट पे 30 मिनट चला जाएगा, रेस्ट करके आएगा, उसके बाद जो है 5.5 घंटे फिर काम कर लेगा। तो मतलब क्या होगा, वो फुर्तीला बन के काम करेगा। तो यहाँ पे कार्य विधि अध्ययन में यही देखा गया है, सॉरी ये थकान अध्ययन में यही देखा गया है। तो ये आपको थकान अध्ययन समझ में आ गया होगा। समय अध्ययन क्या होती है, जिसमें समय निकाला जाता है। गति अध्ययन जिसमें शरीर का कितना जो है गतिविधि होती है, गतिविधि को कम करने की कोशिश की जाती है। थकान अध्ययन में जो थकावट आ जाती है लगातार काम करने से, उसको कम करने का उपाय यहाँ पे सोचा जाता है। थकान को कैसे दूर भगाए और कर्मचारी कैसे फुर्तीले होके काम करे, सही तरीके से काम करे। तो उसके लिए उसको विराम दिया जाता है हाफ आवर का, मतलब हाफ आवर 1 घंटे का, उसको एक रोक दिया जाता है, उसको छुट्टी दिया जाता है 1 घंटे के लिए, ताकि वो आराम कर लेगा तो उसका शरीर शांत हो जाएगा, फिर वो पूरे मन लगन के साथ काम करेगा। उसके बाद देखिए कार्य विधि अध्ययन में ये देखा जाता है कि कोई भी काम करने के लिए सबसे अच्छा जो है विधि कौन सा है, कौन से प्रक्रिया ऐसी है जो कोई काम को अच्छे से किया जा सकता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध रहती है, जो संसाधन जो रिसोर्सेस हमारे पास उपलब्ध होती है, उसका बेस्ट उपयोग यहाँ पे किया जा सकता है। और इससे क्या होती है, इससे कोई भी संसाधन का नुकसान नहीं होती है। तो अभी यहाँ पे आपके बुक से भी चलिए देख लेते हैं ये क्या क्या अध्ययन जो है इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें समय अध्ययन का, तो समय अध्ययन में देखिए इसका आशय उस अध्ययन से है, समय अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं। समय अध्ययन इसका आशय उस अध्ययन से है जिसके अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में एक औसत श्रमिक को एक विशेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगना चाहिए। तो यहाँ पे जो है क्या है, औसत समय लगना चाहिए, ये ज्ञात किया जाता है। उसके बाद जो है इसका उद्देश्य किसी कार्य को करने का प्रमापित समय निश्चित करना होता है। समय अध्ययन में बिल्कुल समय निश्चित किया जाता है कोई भी कार्य करने के लिए।
तो यहाँ पे ये हो गई, समय अध्ययन जो है पहले किया जाता है, उसके बाद गति अध्ययन किया जाता है। देखिए गति अध्ययन में क्या होता है, इसका आशय उस अध्ययन से है जिसके अंतर्गत एक श्रमिक को किसी यंत्र पर कार्य करने के दौरान की जाने वाले हरकतों का अध्ययन करके उसे जो है अनावश्यक हरकतों को कैसे समाप्त किया जा सके, इसका अध्ययन किया जाता है। कि मतलब जो मूवमेंट हो रही है शरीर का, इसको कैसे कम किया जाए। जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं, हमें थकावट महसूस होगी, तो हम ऐसे यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे और हम आपको बताते चलेंगे कि ये हुआ, ये हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बस बताते चलेंगे ऐसे, मतलब जो चल चल के हम बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं, वो चीज अगर हम कम कर देंगे तो थकावट भी कम होगी। तो यहाँ पे ये अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद आती है क्या चीज, यहाँ पे थकान अध्ययन वगैरह आती है। तो थकान अध्ययन में वही चीज है कि निरंतर काम करने से थक जाती है, और इसके सुधार के लिए दो जो है कार्य बताए, दो जो है मतलब इस थकावट को कम करने के लिए दो नियम बताए। पहला जो था, एक तो कार्य के बीच में आराम का समय देकर, मतलब एक जो है काम करने के बीच में आराम का समय, जैसे हम एग्जांपल में लिए थे 30 मिनट का आराम का समय दिए, तो वो फुर्तीले अच्छे से काम करेगा। उसके बाद जो है दूसरे उसके उचित मात्रा जो है कार्य का उसे उचित मात्रा दे दिए। जैसे अगर हम उसे दे दिए कि भाई तुम अगर दिन में जो है 20 टी शर्ट का निर्माण कर दोगे, 20 टी शर्ट बना दोगे, उत्पादन कर दोगे, तुम घर जा सकते हो, चाहे तुम 2 घंटे में करो, चाहे तुम 20 घंटे में करो। तो उसको कार्य कम कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, वो फुर्तीले से अच्छे से काम करेगा कि भाई 20 टी शर्ट ही बनाना, जल्दी से बना देते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर आराम कर लेंगे। तो ये जो है थकान अध्ययन में ये सब अध्ययन किया गया। उसके बाद देखिए कार्य विधि अध्ययन क्या होती है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों को करने के तरीके का अध्ययन किया जाता है। सबसे उत्तम रीति कौन सा है, उसका खोज की जाती है। उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मिश्रण द्वारा उत्पादन लागतों को न्यूनतम किया जाता है। तो ये यहाँ पे है, आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होती है समय अध्ययन, थकान अध्ययन, गति अध्ययन, कार्य विधि अध्ययन। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको कोशिश किए हैं कि काफी अच्छे से यहाँ पे बताएं। अभी यहाँ पे अगला जो है, मतलब इसी का जो पॉइंट एक हम देखे थे, अभी हमको और भी सारे पॉइंट अभी आपको बताना है। तो आप बस अच्छे से यहाँ पे रुकिए, अच्छे से अभी देखिए, पूरा क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग है। आप अगर सही से ध्यान लगा के देखेंगे तो जरूर समझ में आएगी। देखिए ये सब आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर थोड़ी बहुत अगर बोरिंग लग भी रही है तो आप इसको इग्नोर करिए, आप अच्छे से ध्यान लगा के देखिए, क्योंकि ये जरूरी है ना। 100 मार्क्स का पेपर रहता है बिजनेस स्टडी, और ये सब चैप्टर बेस हुआ। जब आप ये सब समझ लोगे, आप आगे इवन सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, ग्रेजुएशन करो, सब में आपको काम देगा। तो बिल्कुल आप इसको निश्चिंत होकर अच्छे से इसको देखा करिए। उसके बाद देखिए क्या है, कार्य का वैज्ञानिक नियोजन। मतलब हम देख रहे थे वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक कौन कौन सी है। तकनीक में पहला देखे थे कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन, उसके बाद हम दूसरा देख रहे हैं कार्य का वैज्ञानिक नियोजन। देखिए कोई भी कार्य किया जा रहा हो तो उसको उससे पहले उसका नियोजन करना चाहिए। तो उस कार्य को कब करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, किस तरीके से होगा, तो वो सब का जो है वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब ये नहीं कि उठे और बस काम करना स्टार्ट कर दे। तो ये यहाँ पे हो गई। उसके बाद है श्रमिकों को वैज्ञानिक ढंग से चुनाव एवं उसकी शिक्षा। मतलब जो अगर श्रमिक को हम चुन रहे हैं उसको वैज्ञानिक ढंग से चुने। मतलब कोई भी जो मान लीजिए हमारे कंपनी जो है, हमारा कंपनी जो है उसमें हमें 10 लोग की जरूरत है। अब 10 लोग में के लिए यहाँ पे 10 लोग का सीट है। मान लीजिए इसके लिए 2000 लोग जो है इंटरव्यू में आए, तो अब यहाँ पे 2000 लोगों में से हम 10 को सिलेक्ट करेंगे। ये तो नंबर ज्यादा हो गई, मान लीजिए 200 आदमी इंटरव्यू के लिए आए, तो अब इस 200 में से हमें 10 को सिलेक्ट करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वैज्ञानिक ढंग से हमें चुनाव करना होगा। देखेंगे कि इस 200 में से कौन सा व्यक्ति है जो हमारे कार्य को जो हमें चाहिए उसको फुलफिल करता है, तो ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे वो उस चीज में विशिष्ट है या नहीं, वो उस चीज में ज्यादा उसके पास नॉलेज है या नहीं है, तो ये चीज हम देखेंगे। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया है, वैज्ञानिक ढंग से चुनाव करना होता है श्रमिकों। अब यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है वो है कार्य का वैज्ञानिक ढंग से वितरण। देखिए कार्य का जो वितरण होता है ना, मतलब वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है कोई भी व्यवसाय को सफल होने में। देखिए कार्य का वितरण अगर सही तरीके से हो जाए तो समझिए जो है विशिष्टीकरण आएगा। मतलब उसके बाद क्या होगा, गुणवत्ता में और भी सुधार आएगी। जो भी वस्तु का निर्माण हो रही है वो वस्तु और भी अच्छे तरीके से निर्मित होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे लॉजिक है। देखिए आप समझिए इसको, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ए बी ये श्रमिक है, और यहाँ पे ए को आता है क्या चीज बनाने, ए को आता है चेयर बनाने, ठीक है, चेयर बनाने आता है, और बी को आता है टेबल बनाने आता है, ठीक है। इसको ए को चेयर और बी को टेबल बनाने आता है। लेकिन यहाँ पे काम जो मिला, ए को मिल गया क्या चीज, ए को मिल गया क्या चीज बनाने के लिए, इसको मिल गया यहाँ पे मान लीजिए कोई भी अलमीरा बनाने के लिए मिल गया, अलमीरा बनाने के लिए, और बी को मिल गया
चेयर बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये समझिए ना कि बी को चेयर बनाने आता ही नहीं है, उसके बाद ए को जो है अलमीरा बनाने नहीं आता है। इसको अगर चेयर दिया जाता है और इसको अगर टेबल दिया जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से ये बना लेता, और क्या होता कि गुणवत्ता में सुधार होती, जो भी वस्तु का निर्माण होती वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाती। तो यहाँ पे अगर जो है कार्य का वितरण सही तरीके से नहीं हुआ ना, तो कोई भी काम जो है अच्छे से नहीं होगा और ज्यादा जो है संसाधन का बर्बादी होगा। इसलिए यहाँ पे ये जो है कार्य का वैज्ञानिक ढंग से वितरण बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब वैज्ञानिक ढंग से वितरण करेंगे कि सबसे पहले जो जिस चीज के लिए विशिष्ट है, जो जिस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है, कर सकता है, उसको वही काम दे। तो यही हो जाती है कार्य का वैज्ञानिक ढंग से वितरण। उसके बाद है मानसिक क्रांति। ये मानसिक क्रांति क्या होती है? देखिए, लोगों को सबसे पहले जितने भी श्रमिक हैं, जितने भी मालिक हैं, मतलब सॉरी मालिक तो एक ही होते हैं अक्सर, या फिर कभी कभी पार्टनरशिप पे है व्यवसाय वगैरह, तो अलग अलग हो सकते हैं, ज्यादा मालिक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यवसाय के मालिक जो है, कर्मचारी जो है, या फिर जो भी श्रमिक वगैरह हैं, तो उनमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो उनमें एक ऐसा जो है भावना होनी चाहिए, श्रमिकों में ऐसे भावना उत्पन्न करना होगा मालिक को, मतलब मालिक को करवाना होगा अपने श्रमिकों में ऐसी भावना, उसको ये एहसास दिलाना होगा श्रमिकों को कि मतलब ये कंपनी जो है, ये व्यवसाय जो है वो उसका अपना व्यवसाय है। अगर लॉस होगा तो उसको लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो सबको प्रॉफिट होगा। तो वही चीज इसको एहसास दिलाना होगा कि अपना तरीके से लेके काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका एक दुकान है, आपका एक दुकान है, ठीक है, और आप क्या चाहोगे? इस दुकान को अच्छे से चलाए ना, बिल्कुल आप चाहोगे कि ये जो है ज्यादा ग्रोथ में जाए, तो आप ये चाहोगे, तो अपना समझ के काम कर रहे हो तभी ना। अगर मान लीजिए दूसरे किसी का है, कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति है, आप उसका क्यों चाहोगे? आपको आप कहोगे जैसा चल रहा है चलने दो, हमको उससे क्या मतलब, या नीचे जा रहा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, हमको क्या मतलब। तो जब अपने तरीके से काम किया जाता है तो वो ज्यादा बेहतर होती है। तो उसमें मानसिक क्रांति आनी चाहिए। अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसका जो है मतलब उसको थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। जो अच्छा कर रहा है तो उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दे, पदोन्नति करवा दे। तो ये सब चीज जो है इस वैज्ञानिक प्रबंध की ये सब तकनीकें हो गई। तो आपको अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गई कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध क्या होती है वो समझ में आ गई। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत क्या होती है, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें कौन कौन सी हैं। तकनीकें मतलब उसको अप्लाई करने के लिए, मान लीजिए प्रभावी ढंग से जो है वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने के लिए जो विधि होती है उसको वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें कहते हैं। और इस तकनीक में कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन आ गया, कार्य का वैज्ञानिक नियोजन आ गया, श्रमिकों को वैज्ञानिक ढंग से चुनाव एवं उसकी शिक्षा आ गई। उसके बाद है कार्य का वैज्ञानिक ढंग से वितरण, सही तरीके से वितरण हो जाए, फिर मानसिक क्रांति। तो ये यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक हो जाती है। अगर आप इसको नोट करना चाहेंगे तो बिल्कुल आप कर ही लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंध की लाभ एवं गुण को देखेंगे। पहले थोड़ा सा आप इसको नोट करिए, फिर हम देखेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। जो भी व्यक्ति ये सोच रहे हैं, जो भी लोग अभी ये सोच रहे हैं कि नहीं लिखेंगे, तो देखो सर वीडियोस क्यों देखते हो, क्लासेस, जब तक आप लिखोगे नहीं, ये आपको याद नहीं होगी। ये सब थ्योरी पेपर है, रटा थोड़ी जा सकता है। ऑब्वियसली हम आपको समझाए हैं इतना मेहनत करके, तो आप लोग लिख लो। लिखने से जितना याद होता है ना, उतना कभी रटने से भी नहीं होता है। ये आप देख लेना। आप कोई भी चीज अगर इसको याद करना चाहते हो ना, इसको आप 3 बार 4 बार लिखो, आपको याद हो जाएगा। रटोगे वो चीज भूल सकते हो, लेकिन ये आपको याद रह जाएगी। उसके बाद देखिए आगे क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ एवं गुण। मतलब वैज्ञानिक प्रबंध के क्या गुण होती हैं, कुछ तो लाभ आखिर होगी, तभी तो हम वैज्ञानिक प्रबंध का उपयोग करते हैं। मान लीजिए अगर इससे व्यवसाय में नुकसान ही होती तो हम क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, हम क्यों वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाते थे, ये बात आती है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ को देखेंगे, गुण को देखेंगे, तो ये सब अभी हम लोग अच्छे से देखेंगे। आप लोग नोट कर लिए होंगे शायद, अगर नहीं किए हैं तो आप क्लास को रोक के भी कर सकते हैं, या फिर हम अगर नोट्स वगैरह अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो उससे आप कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक प्रबंध के जो लाभ होती है या फिर जो इसका गुण है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला, निर्माताओं अथवा उत्पादन की दृष्टि से वैज्ञानिक प्रबंध के क्या लाभ होती है, निर्माता अथवा उत्पादन की दृष्टि से। देखिए उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें, निर्माता अथवा उत्पादन की दृष्टि से, तो वैज्ञानिक प्रबंध का जो लाभ है वो है उत्पादन व्यय में कमी। जो हमें एक, मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, अगर हम एक टी शर्ट बनाते थे, एक टी शर्ट बनाने में हमें जो है 200 रुपया खर्च आती थी, ठीक है, 200 रुपया। लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाए, इससे क्या हुआ, अनावश्यक संसाधन जो है कम हो गया, मतलब जो संसाधन बर्बाद होता था वो अब कम हो गया। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो है
अब जो है एक टी शर्ट बनाने में हमें 150 रुपया लगता था। यहाँ पे क्या हुआ, उत्पादन का जो व्यय था वो हमें कम पड़ने लगी। अब यहाँ पे जो हम मार्केट में बेचते थे पहले 400 रुपया में, अब हम चाह सकते हैं तो अब इसको 350 में भी बेच सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाती है, जब उत्पादन व्यय में कमी होगी तो ऑब्वियसली सामान का कीमत घटेगा, उससे क्या होगा, उपभोक्ता को भी फायदा होगी। अभी यहाँ पे देखिए वस्तुओं के किस्म में सुधार, मतलब देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन में क्या होती है कि हमेशा जो श्रमिक होती है उसको चुनाव करेंगे और उसको जो है कार्य का वितरण जो है सही ढंग से करेंगे, वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। जो जिस चीज के लिए परफेक्ट है, जो जिस काम को सही तरीके से कर सकता है उसको वही काम देंगे। तो उससे क्या होगा, वस्तुओं के किस्म में भी सुधार आएगी। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के दूसरा लाभ ये भी हो जाती है। उसके बाद देखिए श्रमिकों की दृष्टि से अगर हम समझे, अभी तो हम देखे थे निर्माता और उत्पादन की दृष्टि से वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभ, अभी अगर हम बात करें श्रमिकों की दृष्टि से क्या लाभ होती है। देखिए जब हम बात करते हैं निर्माता अथवा उत्पादन की दृष्टि से, आप ये सोच लीजिए कि निर्माता आप हैं, उत्पादन आप कर रहे हैं। जब हम श्रमिक की दृष्टि से बोल रहे हैं तो आप सोचिए कि आप श्रमिक हैं। अब किसी लोग को बुरा लग सकता है। देखिए बिजनेस स्टडी को समझने के लिए ना, सबसे पहले अगर हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि आप व्यवसाय के ओनर हो। जब अगर हम श्रमिक का बात कर रहे हैं तो आप सोच लो कि आप श्रमिक हो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम मेरे यहाँ बहुत सारे श्रमिक आके काम करते हैं, आप हम ही को श्रमिक बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए समझने के लिए करना पड़ता है इसको। जब तक आप अपने पे नहीं लेके समझोगे बिजनेस स्टडी को तब तक समझ में नहीं आएगी, या फिर मतलब आप इसको सोचोगे किसी और पे लेके तो मतलब उतना समझ में नहीं आएगा, इफेक्टिव नहीं होगा। आप इसको खुद पे लेके देखिए कि अगर आप श्रमिक हैं, आप अगर श्रमिक हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपको, आप किसी यहाँ जा रहे हैं काम करने के लिए, आपको मतलब काम पे काम करवाए जा रहा है और पैसा कम दे। बिल्कुल, आप ये अपने पे लिए हो तब जाकर आप रियलाइज करते हो नहीं, काम जितना कम हो सके अच्छे से हम कर देंगे काम, लेकिन पैसा सही से दे। तो ये आप सोचोगे, अपने पे जब आप लोगे तभी सोचोगे। इससे क्या होता है, श्रमिकों की दृष्टि से अगर बात करें वेतन में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाने से जो है वेतन में वृद्धि होती है, लेकिन ये होता है काम ज्यादा कराया जाता है। उसके बाद है कार्य क्षमता में वृद्धि। जो एक श्रमिक होती है उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि उसको शिक्षा प्रदान किया जाता है। उस श्रमिक को जो है शिक्षा प्रदान किया जाता है, उसका प्रशिक्षण किया जाता है कि काम को किस तरीके से करना है, मशीन वगैरह ला दिया जाता है, तो कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। उसके बाद है समय की बचत। देखिए कोई भी काम को करने में, जैसे पहले हाथ से जब बुना जाता था, मान लीजिए कोई भी चीज हाथ से पहले बनाया जाता था, पहले अगरबत्ती वगैरह भी हाथ से बनाया जाता था, अब तो बहुत सारी मशीन आ गई उससे बनाया जाता है। इससे क्या होता है, समय की बचत होती है। उसके बाद जो है उच्च जीवन स्तर होता है। पहले जो वो हाथ वगैरह में उतना लग जाता था अगरबत्ती बनाने में ही, अब क्या होता है कि अब वो नहीं लगता है। तो उच्च जीवन स्तर होती है, पैसा भी ज्यादा मिलता है, तो जीवन स्तर तो ऑब्वियसली उच्च होगा ही। तो यहाँ पे श्रमिकों की दृष्टि से ये सब लाभ हो जाती है वैज्ञानिक प्रबंधन की। अब देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभ उपभोक्ता, समाज एवं राष्ट्र की दृष्टि से। वैज्ञानिक प्रबंधन का क्या क्या लाभ है उपभोक्ता, समाज तथा राष्ट्र की दृष्टि से। अभी तक आपको बताएं निर्माता अथवा उत्पादन की दृष्टि से, श्रमिक की दृष्टि से। अब आप ये समझ लो कि आप एक उपभोक्ता हो, आप एक ग्राहक हो, या फिर आप एक समाज या राष्ट्र हो, आपका देश है। आप एक आप एक उपभोक्ता हो, जो सामान मार्केट से खरीदता है उसको उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप एक उपभोक्ता हो और आप एक राष्ट्र या मतलब समाज हो, इसके दृष्टि से आप सोचो। समाज की आय में वृद्धि होती है। देखिए राष्ट्र की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब वैज्ञानिक प्रबंधन लगाया जाएगा तो क्या होगा, कीमत कम होगा, ज्यादा सामान बिकेगा और उसमें जो है वस्तुओं के किस्म में भी सुधार मिलेगा। तो इससे क्या होगा, राष्ट्र की आय में वृद्धि होगी। उसके बाद उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगी, क्योंकि पैसा जो पहले 200 लगता था अब 150 लग रहा है। इससे क्या होगा, पैसा अब 400 में जो सामान बिकता था वो 350 में बिकने लगा। इससे क्या हुआ, उपभोक्ता को लाभ हुआ, इससे फायदा हुआ कि वही सामान अब कम में मिलने लगी। तो ये वैज्ञानिक प्रबंधन की लाभ होगी। पूर्ण औद्योगिक शांति। जब एक देश में या फिर एक व्यवसाय में अगर बात करें, जब वैज्ञानिक प्रबंधन लागू होती है तो उससे क्या होती है, पूर्ण औद्योगिक शांति आती है। औद्योगिक शांति बनी रहती है, सब कुछ स्थिर रहता है, तो अच्छे से स्मूथली सब काम कराया जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभ एवं गुण क्या होती है ये आपको बता दिए। आपके पास अगर कोई भी बुक है तो आप उसको एक बार जरूर देखिए, उसमें आपको कुछ और पॉइंट्स मिलेंगे तो आप उसको रीड कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे जो हम देखे हैं वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभ अथवा गुण, इसके बाद एक और पॉइंट है वैज्ञानिक प्रबंधन के दोष अथवा अवगुण अथवा विरोध तथा सीमाएं। तो इसको भी चलिए देखते हैं। मतलब वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभ एवं गुण तो देखे, लेकिन इसका अवगुण क्या है। इसके वैज्ञानिक प्रबंधन के कुछ तो अवगुण होगा, कुछ तो हानि होगा, कुछ तो लॉस होगा, कुछ तो इसको विरोध करता होगा कुछ चीज। तो यहाँ पे चलिए अब उसको जानते हैं। सबसे पहले अगर हम श्रमिक की दृष्टि से अगर बात करें, श्रमिक की दृष्टि से वेतन में वृद्धि होती थी, लाभ में
जब इसका लाभ ये था कि वेतन में वृद्धि होती थी, लेकिन उसके जगह पे देखिए, उसके जगह पे अधिक परिश्रम करना होता है। इसका हानि ये है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है। कार्य क्षमता में वृद्धि यहाँ पे पॉइंट था। तो अब यहाँ पे देखिए कठोर नियंत्रण होता है। कठोर नियंत्रण करवाया जाता है कि उसको सही तरीके से निर्देश दिया जाता है, हमेशा पढ़ाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। उससे क्या होता है, यहाँ पे उसका हानि बताइए, कठोर नियंत्रण होने लगता है, यहाँ पे इसका हानि हो गया। समय की बचत होती है, यहाँ पे लाभ थी, तो अब यहाँ पे देखिए समय की बचत होने के साथ साथ यहाँ पे क्या हो गया, अब जो है यहाँ पे वेतन का प्रश्न उठने लगता है कि मतलब यहाँ पे जितना काम करवाया जाता है वो उतना वेतन नहीं मिल पाता है। वेतन तो वृद्धि होती है, लेकिन जिस रेशियो से काम बढ़ता है, कार्य क्षमता बढ़ती है, उस रेशियो से वेतन नहीं मिलता है। उसके बाद अगर बात करें, स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना कि स्वतंत्रता का हनन इसलिए होगा क्योंकि देखिए कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक लोग को दे दिया गया। जैसे अगर मान लीजिए जी जो था वो ABCD सभी को गाइड करता था, तो इससे क्या हुआ, जी का नजर सब पे है, तो ABCD का स्वतंत्रता का हनन हो गया। मतलब वो जो है स्वतंत्र उतना नहीं रह पाया। जिस तरीके से मतलब उसे बोला जाएगा ऐसे काम करो, ऐसे खड़ा रहो, अब काम करो, अब आराम करो। जैसे यहाँ पे देखे था ना कि मतलब जो थकान अध्ययन था इसमें बताया जाता था कि हाफ आवर का रेस्ट अगर ले लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मतलब वैज्ञानिक प्रबंध में ये होता है कि आराम करने के लिए भी टाइम दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे स्वतंत्रता का हनन होता है। उसके बाद अभी तो हम देखें श्रमिक की दृष्टि से क्या हानि है। उसके बाद अभी हमको देखना है क्या चीज, निर्माताओं अथवा उत्पादक की दृष्टि से क्या जो है इसका अवगुण है। अभी देखे थे लाभ इसका क्या क्या है, उत्पादन व्यय में कमी होती है, वस्तुओं के किस्म में सुधार होती है। लेकिन अब इसका हानि समझिए। इसका हानि ये है कि अत्यंत खर्चीला ये है, इसमें ज्यादा खर्च आती है। वैज्ञानिक प्रबंध का हानि ये है कि इसमें ज्यादा खर्च आती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक व्यक्ति को रखना होगा और ये सब में वैज्ञानिक प्रबंध अप्लाई करने के लिए सब कुछ मैनेज करना होगा, तो ये हो जाती है। उसका इसमें भी स्वतंत्रता का हनन होता है। एक निर्माता के लिए भी स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि इसमें विशिष्टीकृत लोग होते हैं, मतलब काम उसी को दिया जाता है जो उस चीज में विशिष्ट होते हैं। आप खुद मानिए आपको दिया गया कि आप निरीक्षण करो सभी काम को, लेकिन सब काम जो दिया गया, मान लीजिए चेयर बनाने के लिए, जो विशिष्ट है उस चीज में, जो वर्षों से काम किया जा रहा है 20 साल से 30 साल से, उसको दिया गया चेयर बनाने के लिए। जो टेबल 20 साल से बना रहा था उसी को चेयर बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए दिया है। तो यहाँ पे क्या, वो सब अपने अपने फील्ड में विशिष्ट है। आपको दिया गया कि आप जाके निर्देश करो, आप जाके उसको बोलते हो कि भाई तुम जो है थोड़ा सही से जल्दी जल्दी काम करो, तो वो क्या बोलेगा, कुछ तो आपको बोलेगा ही कि भाई साहब हम जो है काम 20 साल से कर रहे हैं, आज तक हमें शिकायत नहीं सुनने को मिली है, तो इसलिए आप अपना काम करिए, आप देखिए हम काम कर रहे हैं, हम सही तरीके से काम करेंगे। इससे क्या होगी, तो यहाँ पे ये भी बात आ जाती है कि सब एक दूसरे से बंधे हुए हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्थिरता का अंत हो जाती है, मतलब कारखाना नहीं रह जाता है, प्रयोगशाला बन जाता है। जब ये वैज्ञानिक प्रबंध अपनाया जाता है, हर तरफ हलचल, मतलब कोई कहीं बैठ नहीं सकता है, सब अपने अपने काम करते चलो। जब तुमको आराम करने के लिए टाइम दिया गया तभी आराम करो, तो मतलब यहाँ पे कारखाना जो होती है प्रयोगशाला बन जाती है। उसके बाद अगर बात करें इसके कुछ अन्य और दोष हैं, मतलब इसके कुछ और अवगुण है, कुछ हानि है, उसको समझिए। छोटी औद्योगिक इकाई के लिए अनुपयुक्त, मतलब छोटी इकाई कैसे कर सकती है, जो छोटी व्यवसाय है उसके पास इतना पूंजी नहीं आएगा कि वो वैज्ञानिक प्रबंध को अपना सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध आप जानते हैं कि नवीनीकरण पर जोर देता है, कि मतलब यहाँ पे नया नया मशीन स्थापित किया जाए। जो पुराने औद्योगिक जो चीजें जिससे निर्माण किया जाता था उसके जगह पे अब जो नया मशीन आने लगी उसको कहते हैं, मतलब वैज्ञानिक प्रबंध में अपनाया जाता है वो चीज। तो इसलिए खर्चीला ये है। तो छोटे जो व्यवसाय होते हैं वो इसके छोटे व्यवसाय इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लागू नहीं कर सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंध को। उसके बाद है वर्तमान व्यवस्था का भंग होना, जो वर्तमान समय है उसके व्यवस्था को भंग होती है। उसके बाद जो है विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये सब जो है इसके कुछ दोष भी है। तो अभी यहाँ पे हम आपको अच्छे से बताए हैं क्या क्या चीज, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। जो भी पॉइंट अगर आपको कहीं से कोई नहीं समझ में आया है तो आप इसको बाद में पूछ सकते हैं, नीचे आप पूछिए, तो हम आपको अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि उसको एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, यहां पे आप देख लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके साथ में हमारा ये टॉपिक, यहाँ पे 3 टॉपिक कंप्लीट होती है, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर अभी कंप्लीट करने में एटलीस्ट 1 वीडियो लगेगी, हो सकता है 2 भी क्लास लग सकती है।
2 दिन और लग सकता है, क्लासेस आपको जो प्रोवाइड करते चलेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए इसमें जितना हो सका है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग को जानना है हेनरी फ्योल का सिद्धांत, टेलर का सिद्धांत, ये सब को अभी जानेंगे, जो कि मतलब मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट वो चैप्टर होती है, मतलब वो टॉपिक होती है, जिससे हर साल एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर साल में, कभी शायद ही कभी हुआ है कि एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ज्यादातर पूछा ही जाता है। तो अगला क्लास जान सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से देखिएगा, और इस क्लास को भी आप अच्छे से अगर देख लिए तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बाकी हम लोग अब जो है मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।